आज की वीडियो में फिर से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है पीजीआर, इसको क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्रोथ रेट को हम कैसे नापते हैं। प्लांट के केस में ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है, ये दो टर्म आता है ना। तो ग्रोथ रेट को हम किससे नापेंगे? तो अगर ग्रोथ रेट की बात किया जाए तो ऑक्सेनोमीटर या क्रेस्कोग्राफ, ये दोनों यंत्र आता है ग्रोथ रेट को नापने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रोथ रेट को मेजर किससे करेंगे? ऑक्सेनोमीटर, क्रेस्कोग्राफ। फिर दूसरा पॉइंट में आते हैं फाइटो हार्मोन। ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, इसके अंतर्गत हमको हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है कि कौन सा हार्मोन्स को हम प्लांट में डालने से उसके ग्रोथ में चेंजेस आ जाती है। ठीक है, तो फाइटो हार्मोन टर्म किसने दिया था? अगर ये पूछेगा फाइटो हार्मोन टर्म्स किसने दिया था, तो थीमेन ने दिया था 1948 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो टर्मिनोलॉजी जो है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पीजीआर की बात करेंगे तो पीजीआर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्रोथ प्रमोटर्स और दूसरा होता है ग्रोथ इनहिबिटर्स। देखिए, ग्रोथ प्रमोटर्स नाम से क्लियर है, इसको प्लांट्स के ऊपर डालने से, प्लांट्स में जाने से ये ग्रोथ को प्रमोट कर देता है, ग्रोथ को तेजी कर देगा, ज़्यादा कर देगा। और ग्रोथ इनहिबिटर क्या करता है? ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, तो जिस प्लांट में हमें एक्सेस ग्रोथ चाहिए, ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, उसमें हम ग्रोथ प्रमोटर का यूज करते हैं। जिस प्लांट में हमको ग्रोथ को रोकना है ना, या फिर ड्राई कंडीशन में जो प्लांट उगते हैं उसमें ग्रोथ इनहिबिटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ग्रोथ प्रमोटर में तीन प्रकार के हार्मोन आते हैं। एक है ऑक्सिन, दूसरा है GA3 यानी कि जिब्रेलिक एसिड, और तीसरा है साइटोकाइनिन। और ग्रोथ इनहिबिटर्स में दो हार्मोन्स आते हैं, ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड, और दूसरा है इथिलीन। तो हमें इन 5 हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। ये पांचों हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे ऑक्सिन के बारे में। ठीक है, तो ऑक्सिन क्या है? एक प्रकार की ग्रोथ प्रमोटर्स है। तो पहले अपन जो है ऑक्सिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सिन को फर्स्ट टाइम आइसोलेट कौन किया था? तो FW वेंट ने किया था 1928 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके प्रकार अगर पूछेगा तो प्रकार इसका जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल ऑक्सिन है ना, सिंथेटिक ऑक्सिन। नेचुरल ऑक्सिन में एक आता है, कौन सा है? इंडोल एसिटिक एसिड। ये ऑक्सिन के ही टाइप से, ऑक्सिन दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला है नेचुरल ऑक्सिन, मतलब कि इसको हमें सिंथेसिस नहीं करना पड़ा, नेचुरली हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये मक्के के बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, मक्के के बीज से प्राप्त होता है। इसका फुल फॉर्म पूछेगा IAA का, इंडोल एसिटिक एसिड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये किससे प्राप्त हुआ? तो मक्के के बीज से ये प्राप्त हुआ। इसका प्रीकर्सर पूछेगा कि IAA यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड का प्रीकर्सर क्या है? तो ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड। ठीक है, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड इसके प्रीकर्सर है। इसी के बायोसिंथेसिस से IAA को निकाला जाता है। इसके लिए एक जो है एलिमेंट की आवश्यकता होती है, वो है जिंक। ठीक है, इसके लिए जिंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है होता है। इसका उपयोग देखेंगे तो 0.1%, ठीक है, 0.1% जो है IAA का उपयोग जो है अंगूर की ग्राफ्टिंग में यूज़ किया जाता है। तो ये है कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। किसके बारे में? इंडोल एसिटिक एसिड। तो इंडोल एसिटिक एसिड आई होप क्लियर हो गया है। अब इसके बाद दूसरे प्रकार के जो ऑक्सिन है वो है सिंथेटिक ऑक्सिन। देखो, इसको हमको जो है किसी प्रकार से हमको सिंथेटिक करके प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये नेचुरली प्राप्त नहीं हुआ है। तो पहला तो ये पूछा जाता है कि नेचुरली हार्मोन, ये नेचुरली ऑक्सिन किसको बोला जाता है? तो नेचुरल ऑक्सिन जो है IAA को प्राप्त बोला जाता है। ठीक है, और सिंथेटिक ऑक्सिन कौन सा है? तो IBA। इसमें 3 हार्मोन आता है। IBA यानी कि इंडोल ब्यूटारिक एसिड है ना, NAA नेप्थलिन एसिटिक एसिड, और
2,4-D, ठीक है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये 3 हार्मोन जो है सिंथेटिक ऑक्सिन के अंतर्गत आता है। IAA हम लोग देख लिए हैं। अब दूसरा देखते हैं IBA। तो IBA का फुल फॉर्म सामने लिखा है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। अब इसका उपयोग जो है ना सबसे ज़्यादा जो अंगूर में एयर लेयरिंग किया जाता है, गुटी विधि से उसको जो है प्रसारण करते हैं, उसमें रूट डेवलपमेंट में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। कितना करेंगे? 500 ppm। 500 ppm का जो है एयर लेयरिंग में रूट की विकास के लिए उपयोग करेंगे, इसीलिए इसको रूट प्रमोटिंग हार्मोन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से पूछा जाता है कि रूट प्रमोटिंग हार्मोन किसको कहा जाता है, तो IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट ऑक्सिन कौन सा है, NAA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। इसका यूज क्या है, तो इसका यूज जो है फल और फूल को मतलब सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मतलब गिरने से बचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं NAA का उपयोग क्या। अब हम लोग देखते हैं NAA यानी कि नेप्थलीन एसिटिक एसिड का उपयोग क्या है, ठीक है। तो NAA यानी कि नेप्थलीन एसिटिक एसिड का उपयोग जो है मिर्च और कपास में उसके फूल व फल को गिरने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। कितना? 20 से 30 ppm, ठीक है। 20 से 30 ppm यूज करने से उसमें फूल व फल जो है नहीं गिरता है और पौधे में फूलों की वृद्धि होती है। तो ये इसका मुख्य उपयोग है, किसका? NAA यानी कि नेप्थलीन एसिटिक एसिड। उसके बाद है 2,4-D। 2,4-D का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये जो है एक हार्मोन भी है और साथ में एक हर्बिसाइड भी है, ठीक है। हार्मोन कब होगा? जब इसको 20 ppm या 20 ppm से कम यूज करेंगे तब ये फ्रूट सेटिंग का काम करेगा, यानी हार्मोन का काम करेगा। जब ये 20 ppm से ज़्यादा उपयोग करेंगे तब ये हर्बिसाइड का काम करेगा, यानी खरपतवार नाशी का काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब उसके बाद जो है ऑक्सिन के मुख्य उपयोग क्या है, इसका मुख्य यूज़ कहाँ पे होता है। पहला है एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एपिकल डोमिनेंस। अगर पूछेगा कि ऑक्सिन का मेन यूज़ क्या है, मेन रोल क्या है, तो एपिकल डोमिनेंस इसका मेन रोल है। कैम्बियम की कोशिका विभाजन को वृद्धि करता है, ठीक है, कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है ना। कैम्बियम ये जो है स्टेम में पाया जाता है, तो कैम्बियम की कोशिका विभाजन को बढ़ाने का भी काम करता है। तीसरा पॉइंट है ऑक्सिन जो है ये शूट की वृद्धि, शूट यानी कि जो सॉइल सरफेस के ऊपरी वाला भाग, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए ये सॉइल सरफेस है, ये ऊपर वाला जो स्टेम और पत्ती है इसको क्या बोलते हैं, शूट, और जो मिट्टी के नीचे वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं, रूट। तो ऑक्सिन जो है हमेशा ध्यान रखिएगा ये ऊपरी भाग को बढ़ाने का काम करता है, जबकि निचले भाग को ये काम ग्रोथ नहीं करता है, ये बल्कि इसको कम कर देता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि शूट की वृद्धि करता है, जबकि रूट की ये जो है वृद्धि कम करता है, यानी कि डिक्रीज करता है। उसके बाद ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये बेसिपेटल मूवमेंट करता है। बेसिपेटल मूवमेंट का मतलब है, हमेशा ध्यान रखिए ऑक्सिन जो है ना इसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, एपिकल बड, यानी कि हमेशा ऊपरी भाग में एकदम टॉप शूट में होगा, ठीक है, एकदम ऊपरी भाग में होगा। और ऊपरी भाग में यहाँ सिंथेसिस होकर ये धीरे धीरे नीचे की ओर गति करता है, इसी गति को बोलते हैं बेसिपेटल मूवमेंट। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये 2 हार्मोन आप ध्यान रखिएगा बेसिपेटल मूवमेंट करता है। अब ऑक्सिन के टेस्ट के लिए 2 प्रकार के इसमें बायो से टेस्ट किया जाता है। पहला है एविना कर्वेचर टेस्ट और दूसरा है स्प्लिट पी स्टेम टेस्ट। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा ऑक्सिन के बारे में। तो ये ऑक्सिन का मुख्य रूप से उपयोग हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे GA3 यानी कि जिब्रेलिक एसिड, है ना, जिब्रेलिन्स भी इसको बोला जाता है। इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज क्यूरोसावा 1926 में किया था।
और कहाँ से किया था, ये आइसोलेशन किया था धान के प्लांट से। ठीक है, धान के प्लांट में एक रोग लगता है जिसको बोलते हैं बैकने रोग, या फिर इसको एक अलग नाम से जानते हैं फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस। इस रोग में क्या होता है, इस रोग में धान का पौधा जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, और इस रोग का कारक क्या है, फंगस है। फंगस के कारण जो है ये रोग उत्पन्न होता है। तो इस हार्मोन की खोज जो है ना, ये जो बैकने रोग उत्पन्न करने वाले फंगस से किया गया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया था, कुरोसावा ने किया था। ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड का मुख्य रूप से उपयोग क्या है, ये पौधे को लंबा कर देता है। ठीक है, इंटरनोड्स को इलोंगेट कर देता है, यही इसका मुख्य उपयोग है। इसके प्रिकर्सर की बात करें तो प्रिकर्सर जो है एन क्यूरिन इसके प्रिकर्सर है, ध्यान रखिएगा। एंटी जिब्रेलिन किसको बोलते हैं, साइकोसिल और एमएच। तो ये कुछ जो है इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, और इसका अब उपयोग ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे जिब्रेलिक एसिड यानी कि GA3 का उपयोग क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं GA3 का उपयोग। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड का उपयोग, इसका फर्स्ट उपयोग है डोरमेंसी को ब्रेक करने में इसका उपयोग किया जाता है। जो बीज है, जो बीज लगाने से डायरेक्ट उसका अंकुरण होने में दिक्कत होती है, ठीक है, उस बीज को आप जो है जैसे कि आलू, इसमें इसका उपयोग मोस्टली आलू में किया जाता है GA3। तो GA3 का उपयोग करके आलू के डोरमेंसी को ब्रेक करके है ना, उसको लगाने से उसमें जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, अंकुरण हो जाता है। तो फर्स्ट इसका उपयोग है डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा है नर पुष्प पैदा करने के लिए। ठीक है, मेल फ्लावर। ठीक, अगर पौधे में इसका उपयोग करेंगे तो उसमें नर पुष्प की संख्या ज़्यादा आएगी। उसके बाद तीसरा है सीड जर्मिनेशन में वृद्धि। ठीक है, जर्मिनेशन को स्पीड कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज कर देता है। तने की वृद्धि, इंटरनोडल इलोंगेशन, मतलब कि देखिए GA3 जो है बैकने डिजीज़ से निकाला था, और बैकने डिजीज़ का लक्षण क्या था, तने को लंबा करना। तो इसका भी उपयोग जो है तने को लंबा करने में यूज किया जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्टेम इलोंगेशन या इंटरनोड इलोंगेशन। वर्नेलाइजेशन प्रभाव भी दिखाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिखा जो है पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन जो है वर्नेलाइजेशन प्रभाव को दिखाता है। तो वर्नेलाइजेशन प्रभाव जो है ये GA3 दिखाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बीज रहित अंगूर पैदा करने के लिए भी GA3 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसमें, अंगूर में किया जाता है। फलों के आकार को बढ़ाने के लिए भी अंगूर में GA3 का उपयोग किया जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, है ना, जो बीज रहित फल पैदा करने के लिए भी जो है GA3 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका GA3 का उपयोग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन। इसको और अलग नाम से जानते हैं, काइनेटिन या काइनिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी खोज पहला कौन किया था, मिलर एंड स्कूक ने किया था। इसकी खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके टर्म साइटोकाइनिन टर्म किसने दिया था, लिथम ने दिया था। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसका प्रीकर्सर कौन सा है, एडेनिन और एडिनोसिन इसका प्रीकर्सर है। जैसे कि देखिए ऑक्सिन का भी प्रीकर्सर हम लोग पढ़े थे, GA3 का भी प्रीकर्सर पढ़े हैं, इसका भी प्रीकर्सर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये गति कैसे करता है, मूव कैसे करता है, तो बेसिपिटल मूवमेंट इसमें देखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सिंथेसिस साइट। ये कहाँ पे सिंथेसिस होता है, तो रूट टिप में। ठीक है, रूट के जो एकदम टिप वाला पोर्शन है, एकदम जो है, जैसे कि ये है प्लांट। ठीक है, प्लांट के इस प्रकार से ये रूट जोन होता है, तो रूट की ये टिप में इसका सिंथेसिस होता है। तो इसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, रूट टिप में, ये ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसके यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किसमें इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग
अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि साइटोकाइनिन का क्या क्या उपयोग है। ठीक है, तो पहला इसका उपयोग है कि सेल डिवीज़न को ये शुरुआत कर देता है। अगर इसका उपयोग आप पौधे में करते हैं तो जहाँ पे सेल डिवीज़न रुक गई है वहाँ पर भी सेल डिवीज़न चालू हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण सेनेसेंस यानी कि पतझड़ जिसको बोलते हैं, इसमें डिले हो जाता है, नया नया पत्ती निकलना चालू हो जाता है ना। बुढ़ापा जल्द जो है लेट से आती है। ठीक है, सेनेसेंस का मतलब बुढ़ापा यानी पतझड़। ठीक है, ये लेट से आती है, किससे? साइटोकाइनिन यूज करने से। इसी को बोलते हैं रिचमेंड लैग इफेक्ट। ठीक है, तो पूछेगा रिचमेंड लैग इफेक्ट किस हार्मोन की वजह से आती है, तो ये साइटोकाइनिन। ठीक, उसके बाद स्टोमेटा को ओपन करने में मदद करता है, तो स्टोमेटा ओपनर भी साइटोकाइनिन को बोला जाता है। फीमेल फ्लावर को ज़्यादा ये पैदा करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका उपयोग करने से प्लांट में फीमेल फ्लावर ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे ABA। ठीक है, ABA देखिए ये एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स है। ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर। बाकी ऊपर जितना तीनों हम पढ़े हैं ये ग्रोथ प्रमोटर है, और ABA और इथिलीन ये दोनों हार्मोन जो है ग्रोथ इनहिबिटर है, ये ग्रोथ को रोकता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। इसका खोज करता है ना PF विरिंग 1965 में इसकी खोज किया था। ये एक ग्रोथ इनहिबिटर है, मैं पहले बता दिया हूँ। इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब पानी की कमी हो जाता है पौधे में, तब ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, इसलिए इसको स्टोमेटा क्लोजर भी कहा जाता है। स्टोमेटा को ओपनिंग कौन करता है? तो साइटोकाइनिन। ठीक है, यहाँ पे स्टोमेटा को ओपन कर रहा था, ये स्टोमेटा को क्लोज करता है। तो ये स्टोमेटा क्लोजर है और ये स्टोमेटा ओपनर है। ठीक है, तो ये दोनों को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसका प्रीकर्सर ध्यान रखिएगा, है ना, विलोजेंथिन इसका प्रीकर्सर है। इसको एंटी जिब्रेलिन के नाम से भी जाना जाता है। ये जस्ट जिब्रेलिन के उल्टा काम करता है, इसीलिए इसको एंटी जिब्रेलिन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इथिलीन। इथिलीन एक वोलेटाइल हार्मोन है। इसको जो है उपयोग किस में करते हैं? फलों को पकाने के लिए। तो फलों के पकाने के लिए जो रसायन, जो केमिकल का यूज करते हैं वो एक्चुअल में इथिलीन है। ठीक है, आप देखे होंगे फलों को जो पकाते हैं, जहाँ पे जिस रूम में पकाते हैं वो पूरा रूम महकता है। ठीक है, मतलब कि ये गैस के फॉर्म में जो है उड़ता है, इसीलिए इसको वोलेटाइल हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग जो है फलों को पकाने के लिए करते हैं। इसका प्रीकर्सर ध्यान रखिएगा मिथियोनिन। इसका प्रीकर्सर है मिथियोनिन, पूछा जाता है। ये श्वसन दर को बढ़ाकर फलों को पकाता है। ठीक है सॉरी, ये जो है किस प्रकार से फलों को पकाता है? तो श्वसन दर को बढ़ा देता है। फ्रूट में रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा के ये फल को तुरंत ही पका देता है। ठीक है, दूसरा है कृषि में सर्वाधिक उपयोग होने वाला कौन सा हार्मोन है? तो इथिलीन है। ठीक है, तो ये पांचों प्रकार के हार्मोन्स जो प्लांट्स में या फिर एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसको आज हम लोग इस सेशन में कवर किए। आई होप आपको सब समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।